नमस्कार दोस्तों, मारवाड़ दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं गिरधारी नानिया और आप देख रहे हैं मारवाड़ दर्शन न्यूज चैनल। आज आप सभी का स्वागत है हमारी बातचीत कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिनकी आवाज़ इतनी बुलंद है और ऐसी शख्सियत है जो कि राजनीति में अपनी समीक्षा रखते हैं, समीक्षा करते हैं और किसी खबर की तह तक जाते हैं। वरिष्ठ पत्रकार भी है और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में पूरे प्रदेश लेवल पे अपना अलग विचार रखते हैं, अलग सोच रखते हैं। हमारे साथ है राजेंद्र जी चोटिया। नमस्कार राजेंद्र जी। नमस्कार जी। स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। और आज हम बात कर रहे हैं राजेंद्र जी, खास तौर से विधानसभा चुनाव को लेकर हम चर्चा करेंगे कि प्रदेश में 2018 के बाद अब 2023 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो आप इस समय जो 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव है उसको किस तरह से देखते हो? और खास तौर से मैं बात करूं कि यहाँ राजनीतिक दलों की तो कांग्रेस और भाजपा दो बड़े दल, राष्ट्रीय दल यहाँ है, लेकिन इस बार एक क्षेत्रीय दल आरएलपी है जिसके भी 3 विधायक हैं वर्तमान में। और आरएलपी पार्टी भी अपना दावा रखती है। साथ ही आम आदमी पार्टी जो कि पूरे भारत में जहां जहां भी जिस राज्य में चुनाव हो रहे हैं वहां अपनी भागीदारी निभा रही है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी, जिनकी दिल्ली में सरकार है, पंजाब में भी सरकार है, 2 स्टेट में उनकी ऑलरेडी सरकार है। तो उनके बारे में आप क्या सोचते हैं कि इस बार सीधा मुकाबला कांग्रेस बीजेपी के बीच में होगा या फिर ये पार्टियां आम आदमी और आरएलपी भी अपना वर्चस्व रखेगी? मैं आपको पहले ये बताऊंगा कि राजस्थान की राजनीति है और राजस्थान की राजनीति की परिवेश में जो अभी समीकरण 2023 के लिए बन रहे हैं उसमें कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, इसमें मुकाबला होना है, ये तय है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आरएलपी ने अभी राजनीति के इस मंच पर राजस्थान की नई परिभाषा देने की कोशिश की है। और ये नागौर जिले से श्री हनुमान जी हम भी नागौर से आते हैं। हाँ, नागौर जिले से ये हवा चली है। अब ये कहां तक जाती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन राजस्थान में मुख्य पार्टियां केवल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी रहने वाली है। उसके साथ साथ आरएलपी के अलावा भी आम आदमी पार्टी है, वह भी अपने वजूद को तलाश करने की कोशिश कर रही है। और उसके साथ साथ ओवैसी साहब की जो पार्टी है एएमआईएम, उसका भी वह भी इस बार राजस्थान के चुनाव में अपनी दस्तक, अपनी यहाँ पे पहचान बनाने के लिए प्रयास कर रही है। तो आने वाला वक्त है उसमें क्या रणनीति बनाई जाती है, क्योंकि पार्टियां अब विचार करने लग गई है कि आने वाले समय में हमें कौन से मुद्दे हैं और कौन से मुद्दों पर हमें जनता के बीच में जाना है। सही बात है आपकी। आपने बात रखी और बताया कि राजस्थान में जो 2 पार्टियां हैं, जो राष्ट्रीय पार्टियां या जो परंपराएं चल रही है कांग्रेस और बीजेपी, उनके बीच में मुकाबला सीधा होना ये मानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो तीसरा फ्रंट है, तीसरे में जैसे ओवैसी जी की पार्टी आपने बताई, इनकी एंट्री इस बार राजस्थान में हुई है और मुस्लिम वोटों को काफी प्रभावित करती है ओवैसी जी की पार्टी। इसके अलावा जैसे आरएलपी पार्टी है, वर्तमान में उनके 3 विधायक और 1 एमपी है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी भी यहाँ दस्तक देगी, यह है। लेकिन इस समय आरएलपी, आम आदमी पार्टी के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है, उसकी तलाश कर रही है। तो आपको क्या लगता है, जहां खेमेबाजी दोनों पार्टियों में, तो हो सकता है कि किसी भाजपा या कांग्रेस के बड़े नेता को लेने के लिए प्रयास में है अरविंद केजरीवाल, और कोई ऐसा नेता आपको लगता है जो कि आम आदमी का दामन थाम सकता है? देखिए, आने वाले वक्त में मुझे तो ऐसी कोई संभावना लगती नहीं है कि आम आदमी पार्टी के साथ में कोई राजनीति का, बीजेपी का या कांग्रेस पार्टी का कोई नेता दामन थाम ले, ऐसी संभावनाएं हैं वो मेरे हिसाब से तो नहीं है। और फिर भी राजनीति में क्या है कि जो असंभव है वह संभव हो जाता है।
इस पर हम इनकार नहीं कर सकते हैं। आपकी बात सही है। अब मैं आपकी बात को बीच में रोकना चाहूंगा। मैं संभावनाओं की बात करें तो राजनीति में बहुत सारी संभावना होती है। पिछले दिनों ही अपन ने देखा कि आरएलपी के जो सुप्रीमो है या उनके जो पार्टी के मुख्य संयोजक है हनुमान बेनीवाल, जो अपने नागौर से सांसद भी है, और उनकी पुत्री का जन्मदिन उन्होंने दिल्ली में अपने आवास पे जब मनाया, तो मैं खुद भी देख रहा था और शायद आपने भी देखा होगा। बिल्कुल। वहां पे दोनों मुख्यमंत्री जो आम आदमी पार्टी के वो पहुंचे थे। इसके अलावा केंद्रीय बात करें तो कई केंद्रीय मंत्री थे, इसके अलावा कई विधायक थे। तो इसको आप क्या देख रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल के साथ इस तरह से पार्टी में दोनों मुख्यमंत्रियों का और केजरीवाल जी का जाना क्या कहीं उनके गठबंधन को दर्शाता है? हाँ, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन आपने जहाँ पे एक अरविंद केजरीवाल जी ने एक कमेंट्स कह सकते हैं हम उसको, कि आप हनुमान जी को समझाइए, ऐसा वाकया सुनने को मिला था जी। उस पार्टी में कि हनुमान जी बेनीवाल है, उनको आप समझाइए और हमारी पार्टी में आके वो अपना जगह तलाश करें, पार्टी को मजबूत करें। लेकिन हनुमान बेनीवाल एक ऐसा नाम है, ऐसी शख्सियत है जो वो अपने दम पे वजूद बनाता है, अपने दम पे चुनाव लड़ता है। तो ऐसी संभावनाएं बन सकती है कि आम आदमी पार्टी के साथ या ओवैसी पार्टी के साथ में कोई गठबंधन कर ले, हनुमान बेनीवाल जी के साथ में गठबंधन हो जाए। उस संभावनाओं को जीवित रखा गया है। लेकिन साथ ही साथ कुछ कांग्रेस के विधायक भी वहां पर दिखाई दिए थे और भाजपा के कोई बड़े नेता भी वो दिखाई दिए थे उस तो उसमें ये अपन कहें तो जल्दीबाजी होगी। बिल्कुल, आपकी बात ठीक है कि जल्दीबाजी होगी, अभी कुछ कहना है क्योंकि राजनीति में कभी कुछ हो सकता है। और पहले भी अपन ने लोकसभा चुनाव में देखा था कि हनुमान जी बेनीवाल की जो पार्टी आरएलपी थे, और उन्होंने ऐसा बताया जा रहा था कि लोग मान रहे थे, सूत्रों से मतलब बातें निकल के आ रही थी कि राजस्थान में कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन हो सकता है। लेकिन फिर हुआ उल्टा, बीजेपी के साथ उनका गठबंधन हुआ और एनडीए में वो शामिल हुए और 24+1 यानी 24 पे जहां भाजपा ने चुनाव लड़ा वहीं एक सीट पे आरएलपी ने चुनाव लड़ा। तो हो सकता है, संभव कुछ भी होता है। और उसके बाद एनडीए को छोड़ दिया। किसानों का जब मुद्दा आया था तो हनुमान बेनीवाल ने झटाक से आरएलपी को अलग कर लिया एनडीए से और अलग घटक के रूप में और अपनी अलग पार्टी के रूप में इन्होंने यहाँ चुनाव भी लड़े। और इस समय वर्तमान में कई जगह पे उनके प्रधान और चेयरमैन भी है, कई सारी पंचायत समितियां हैं जहां उनके सदस्य नागौर में जीते हुए हैं। तो इनकी संभावना आप कहां तक देखते हो कि इनका यदि गठबंधन होता है आम आदमी पार्टी और आरएलपी और ओवैसी का, तो क्या ये थर्ड पॉइंट पे जाके क्या इसको बराबर में टक्कर दे पाएंगे और जो मुकाबला राजस्थान का त्रिकोणीय हो पाएगा या फिर वही स्थिति रहेगी? देखिए कि आने वाले समय में यदि 2023 का यदि विधानसभा का चुनाव देखा जाता है तो मुझे कोई ज्यादा ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है कि किसी से थर्ड फ्रंट को कोई मजबूती मिलेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी है, उसमें भी कोई बड़ा चेहरा नहीं है। ओवैसी पार्टी है, वो करीबन 40 या 45 सीटों पर चुनाव लड़ने की जो बात कर रही है। तो और आरएलपी है, वो कितनी सीटों पर अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारती है, वो देखने वाली बात होगी। और फिलहाल मुझे लगता नहीं है कि आरएलपी के पास में भी करीबन 100-125 सीटों के पास प्रत्याशी तैयार हैं। वो तलाश कर रहे हैं कि जो भी भाजपा या कांग्रेस से पार्टी छोड़कर या जिनको टिकट नहीं मिलती है, उनमें वो अपनी संभावनाएं तलाश कर सकते हैं। बिल्कुल राजेंद्र जी, आपकी बात है। आपने जैसे कहा कि आरएलपी इस समय है, तो मैं तो देखो आरएलपी के कोई पक्षधर नहीं हूं, लेकिन मैं जहां आरएलपी की बात करूं तो आपको पता है कि पिछली बार जब 2018 का चुनाव था
दिसंबर में चुनाव था, मेरे ख्याल से सितंबर अक्टूबर 2018 में ये पार्टी का गठन हुआ था। और मात्र पार्टी के गठन होने के 2 महीने के अंदर जब चुनाव थे, और उस समय भी आरएलपी ने तकरीबन 2 सीट तो जीत पाई थी, वो अलग बात है, लेकिन उस समय 2 नहीं जीती तो 3 थी, लेकिन उस समय भी उन्होंने तकरीबन 50 से प्लस सीटों पे उम्मीदवार उतार दिए थे। तो अब तो उसके बाद उपचुनाव में अपन ने देखा, चाहे सरदार शहर का उपचुनाव रहा हो, चाहे सुजानगढ़ का रहा हो, चाहे वल्लभनगर का रहा हो, यहाँ अच्छा प्रदर्शन रहा है आरएलपी का। वो तो मुझे तो नहीं लगता कि आरएलपी को कहीं कोई उम्मीदवारों की कमी है। शायद आरएलपी, मुझे ऐसा लगता है कि आराम से 150 सीट पे उम्मीदवार उतार सकते हैं। स्थिति क्या रहती है, जनता जनार्दन है, कितना उसको स्वीकार करती है वो तो जनता पे है, लेकिन उम्मीदवार तो आराम से आरएलपी उतार सकती है। क्यों नहीं उतार सकती है? उतार सकती है। लेकिन अभी जो राजस्थान का बजट आया और उसके बाद में जो गहलोत जी ने जो घोषणाएं की है, आज की स्थिति वो अलग स्थिति पे आ चुकी है। जो पार्टी में जो विरोध था उसको थामते हुए उन्होंने जनता के बीच में मैसेज छोड़ा है कि मैं जनता के लिए कार्य करना चाहता हूं और जनता को मैं समर्पित हूं। और ऐसी ऐसी घोषणाएं उन्होंने की है, उसके कारण कांग्रेस पार्टी का जो हम खाका देख रहे हैं राजनीति में, वो कुछ सुधरता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, आपकी बात से मैं काफी सहमत भी हूं कि इस बजट के बाद या कहें नए जिलों की घोषणा के बाद कुछ स्थितियां अलग हुई है। बिल्कुल, लेकिन स्थितियां जरूर अलग हुई है। वहां एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा का भी इस पे कुछ प्रभाव रहा होगा, वो अलग चीज है। राष्ट्रीय अध्यक्ष चेंज हुए, इस समय खड़गे जी के नेतृत्व में कांग्रेस काम कर रही है, लेकिन फिर भी राजस्थान की हम बात करें तो यहाँ धड़ेबाजी एक बड़ी समस्या वैसे है। तो भाजपा में भी 2 धड़े बने हुए हैं। एक वसुंधरा जी का गुट अलग चल रहा है, चाहे पूनिया जी का गुट हो, या फिर पूनिया जी को हटा के नए सीपी जोशी जी को अध्यक्ष बनाया गया है, वो गुट हो, दोनों में धड़ेबाजी है। तो यहाँ धड़ेबाजी से कांग्रेस को कितना नुकसान होना है, या फिर एक मंच पे आके ये चुनाव लड़ पाएंगे, क्या लगता है? देखिए, कांग्रेस पार्टी में देखा जाए तो एक तरफ अशोक गहलोत साहब हैं और दूसरी तरफ एक युवा जो अपनी एक अलग सोच लेकर राजनीति के मंच पर अपनी दावेदारी को मजबूत करने की कोशिश में था, वो है सचिन पायलट। लेकिन जब अध्यक्ष थे उस वक्त कांग्रेस पार्टी 21 सीटों पर थी और उसके बाद में उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और कांग्रेस बहुमत से सरकार के अंदर आई और उसका सर्वे सर्वा अशोक जी गहलोत को बना दिया गया। अब उनमें जो प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के जो नेता थे, उन्होंने जो समझौता इनके बीच करवाया कि एक व्यक्ति मुख्यमंत्री और एक उप मुख्यमंत्री बनेगा, तो उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया कि मुझे इस पद पर सुशोभित किया जाता है तो मैं इसको स्वीकार करता हूं। लेकिन अंदरूनी जो 1-2 साल के बाद में उनके बीच में क्या मनमुटाव हुआ कि उन्होंने पार्टी के साथ में एक बगावत 19 विधायकों के साथ में की थी। आज उसका शायद उनको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। नहीं तो आज यदि सचिन पायलट के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था तो इस बार भी उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा सकता था। अब ये दुर्भाग्य है कि ऐसे युवाओं को पार्टी नहीं चाहती या लोग आने नहीं देना चाहते हैं। हमारा जो मारवाड़ दर्शन का चैनल है, इस पे बातचीत जो हमारा प्रोग्राम है ये जारी रहेगा और इसी तरह की और भी अन्य शख्सियत से हम आपको मिलाते रहेंगे, रूबरू करवाते रहेंगे। आप हमारे बातचीत प्रोग्राम को देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे सभी दर्शक जो है वो इस वीडियो को आगे से आगे फैलाने की कोशिश करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।